हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 3 क्लास 11th का मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इस चैप्टर को हम अगर स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपका चैप्टर 3 एंड 4 है, ये काइनेमेटिक्स के अंदर आता है। तो इस चीज को देखेंगे, तो इस चीज को समझने के लिए इस चैप्टर का ये जो हमारा लेक्चर हुआ ना, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो ये वीडियो क्या है, सिर्फ इंट्रो की है। तो इसमें मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस कराऊंगा मोशन क्या होता है, और हमें मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, फिर हम उसको लेटर एक एक करके डिटेल में एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो मोशन को हमने इन जो काइनेमेटिक्स है, मोशन को हमने किस तरीके से क्लासीफाई किया है, तो ये चीजें हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे। तो सबसे पहली बात यही आती है कि मोशन, ये कोई भी बॉडी मोशन में कब होगी। ठीक है, मोशन का मीनिंग क्या है। ऑलराइट, तो अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजें अगर हम अपने आसपास की देखते हैं, हर चीज मूव हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अपने फैन को देख लो, वो रोटेट हो रहा है, उसमें मोशन है। ठीक है, आप पेड़ों के पत्तों को देख लो हिलते हुए। अगर आप रोड पर खड़े हो तो बहुत सारी कार्स चल रही है, कार के जो पहिए होते हैं वे मूव हो रहे हैं। ठीक है, बाइसिकल आप चलाते होगे, आप खुद चलते हो। ठीक है, तो आप मोशन में, आप खड़े हो यहाँ पर तो आप रेस्ट पर हो। ठीक है, लेकिन जब आप मूव करते हो तो क्या है, आप मोशन में हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, इनफैक्ट जो हमारी अर्थ है वो क्या कर रही है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और सन भी क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो यूनिवर्स के अंदर हर चीज क्या है, मोशन में है। लेकिन फिर रेस्ट कब होगी, मोशन में कब होगी। तो अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ बदल रही है तो वो मोशन में है, वरना वो रेस्ट पर है। ऐसा हम इसको मोशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब पोजीशन का मीनिंग भी अब बताएंगे। इफ पोजीशन, पोजीशन मतलब लोकेशन। ठीक है, पोजीशन का मतलब होता है लोकेशन। अगर किसी बॉडी की लोकेशन टाइम के साथ बदल रही है, तो अगर कोई भी बॉडी अपनी लोकेशन बदल रही है तो हम उसको किसमें बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे। ठीक है, चेंज ऑफ बॉडी, चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम की रेस्पेक्ट में, देन इट विल बी इन मोशन, अदरवाइज एट रेस्ट। लेकिन ये साइंटिफिक वर्ड में आपको हो सकता है समझ में ना आया हो, बिकॉज यहाँ पर एक खास सुनने वाली खास बात ये है कि कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन में नहीं हो सकती। ठीक है, एब्सोल्यूट रेस्ट बोल लो या फिर एब्सोल्यूट मोशन बोल लो, इसका कोई भी सेंस नहीं होता है। मतलब क्या है, आपको ये बताना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में मोशन में है। ठीक है, सो एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन डज नॉट मेक सेंस। ठीक है, तो हमें बताना पड़ेगा, हमें मोशन को बताने के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत है। किसके रेस्पेक्ट में आप मोशन को स्पेसिफाई कर रहे हो। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके माइंड में ये चीज आई होगी कि भाई सब, जब यूनिवर्स के अंदर सब कुछ मोशन में है, अर्थ मूव कर रही है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो हमें क्यों नहीं दिखती। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। तो सिंपल सी चीज है, अगर अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो आप तो अर्थ के रेस्पेक्ट में हो। अगर आप अर्थ के रेस्पेक्ट में खुद को देखोगे तो आप किस में हो, रेस्ट पर हो। लेकिन अगर आप सन के रेस्पेक्ट में देखोगे तो आप भी मोशन में और अर्थ भी मोशन में। ठीक है, आप अर्थ से अलग थोड़ी ना हो। और इसी तरीके से एक बार आपका कोई भी एक मित्र बाहर बैठा है, और ये एक बस है, ये एक रोड है, और ये बस के अंदर क्या है, एक आप बैठे हो यहाँ पर। ठीक है, और आपके हाथ में है ये एक बॉल। ठीक, आप सिंपली एक बॉल ले रहे हो, तो ये बॉल आपकी रेस्पेक्ट में तो रेस्ट पे है, ये आगे की तरफ को मूव हो रही है बस। लेकिन आप और बस दोनों किस में हो, मोशन में हो। लेकिन किसकी रेस्पेक्ट में, ग्राउंड की रेस्पेक्ट में, इस पर्सन की रेस्पेक्ट में। इस पर्सन का नाम ए बोल दो, इस पर्सन का नाम बी बोल दो। ठीक है, तो जो बी है वो क्या है, ए की रेस्पेक्ट में मोशन में है, लेकिन जो बॉल है वो पर्सन बी की रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पर है। तो यहाँ पर ये क्या है, पर्सन बी इज बी एंड बॉल, दोनों ही चीज, और बस बी, ठीक है, इज इन मोशन
with respect to person A, but ball is at rest with respect to पर्सन ए। ठीक, तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर आपको मोशन और रेस्ट बताना है तो आपको बताना होगा किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो टू डिस्क्राइब मोशन वी नीड ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसकी जो जरूरत है ये गैलीलियो ने फील की थी सबसे पहले कि हमें मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, है ना। वी हैव टू टेल, वी हैव टू स्पेसिफाई कि हम किसके रेस्पेक्ट में, दैट वी आर ऑब्जर्विंग मोशन विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग, जो भी हो, किसके रेस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो, आपको ये चीज बतानी पड़ेगी, स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि आप किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हो। फॉर एग्जांपल क्या है, अर्थ अगर रिवॉल्व कर रही है, अर्थ मोशन में है, तो आपको बताना पड़ेगा कि अर्थ किसके रेस्पेक्ट में मोशन में है। अगर आप ये बोलने लगोगे अर्थ आपकी रेस्पेक्ट में मोशन में है तो ये गलत होगा। आपको ये बताना पड़ेगा अर्थ सन की रेस्पेक्ट में या फिर मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर की रेस्पेक्ट में। आपको एक स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस स्टार की रेस्पेक्ट में अर्थ रेस्ट पर है या फिर मोशन में है, ठीक है। आप रेस्ट पर हो या फिर मोशन में, आपको ये चीज बतानी पड़ेगी कि किसकी रेस्पेक्ट में, ठीक है। आपको पहले एक ऑब्जर्वर फिक्स करना होगा, आपको पहले एक ऑब्जर्वर की जरूरत है, तभी आप बोल पाओगे कि कोई भी बॉडी मोशन में होगी, कोई भी बॉडी रेस्ट पर होगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब आपको ये सवाल आया होगा कि कितने टाइप की मोशन हो सकती है अगर हम मोशन को स्टडी करें, और जो हमारे चैप्टर है इसमें हम एक स्पेसिफिक केस ले रहे हैं मोशन को स्टडी करने के लिए। पहले हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक केस लेते हैं बहुत इजी सा, ताकि कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाए, और फिर हम उसको क्या करते हैं बाद में सभी के लिए जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें यही देखना है कि ये आप कि मोशन के टाइप कितने हो सकते हैं, मोशन कितने कितने टाइप की हो सकती है। सो अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ मोशन। तो चलो तो मोशन के टाइप को बताने के लिए आपको पहले ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस आधार पर आप ये बोल रहे हो, ठीक है। तो अगर आप मोशन के नेचर को के आधार पर देखो तो मोशन 3 टाइप की होती है। तो पहला बेस क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोशन, ठीक है। तो मोशन के नेचर के बेस पर अगर आप मोशन का नेचर देखोगे तो मोशन है 3 टाइप का, 3 कैटेगरी में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। एक तो होगा आपका रेक्टिलिनियर मोशन या फिर ट्रांसलेटरी मोशन। देखो जो ट्रांसलेटरी मोशन है इसका एक स्पेशल केस है रेक्टिलिनियर मोशन का। ट्रांसलेटरी मोशन को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन जो आपका जो रेक्टिलिनियर मोशन है उसका एक स्पेसिफिक केस जिस पर हम ज्यादा निगाह रखेंगे, ठीक है। दूसरा होता है आपका रोटेटरी मोशन या फिर सर्कुलर मोशन। सो सर्कुलर और रोटेटरी मोशन, ये दोनों टाइप के मोशन को ही हम क्या कर रहे हैं, एक कैटेगरी में रख रहे हैं। तीसरा है आपका ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। तो इस चैप्टर में हमें इसको स्पेसिफाई करना है और आने वाले चैप्टर्स में हम उसको करेंगे, और इसी से आपकी 11th क्लास की फर्स्ट फिजिक्स भरी हुई है, ठीक है। जो आपकी मतलब एक इन्हीं मोशन को आपको देखना है। इसके बाद अभी बताऊंगा कि और क्या क्या चीजें हो सकती है। क्लासिफिकेशन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मोशन को बता रहा हूँ, मोशन आपको कितने टाइप के ऑब्जर्व हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ ट्रांसलेटरी मोशन की, तो ट्रांसलेटरी मोशन में अच्छी बात यह है कि आप किसी भी बॉडी का मोशन डिस्कस नहीं करोगे, आप एक पार्टिकल का मोशन डिस्कस करोगे, ठीक है ना। तो आप किसी भी बॉडी के पार्टिकल मानोगे, पॉइंट पार्टिकल, ठीक है।
सो ये डील करेगा मोशन ऑफ पॉइंट पार्टिकल या फिर पॉइंट मास बोल सकते हो। अब कोई भी एक बॉडी है, इफ ए बॉडी कवर्स एक काफी डिस्टेंस कवर कर लेते हैं एक छोटे से टाइम में, ठीक है ना। अगर बॉडी के जो द्वारा डिस्टेंस कवर की गई है थोड़े टाइम में वो काफी ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं उसके उसके साइज से काफी ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं वो बॉडी क्या है, पार्टिकल है। अगर बॉडी क्या कर रही है, कवर कर रही है एनफ, इफ बॉडी कवर्स डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स साइज, ठीक है। अगर बॉडी डिस्टेंस को इतनी कवर करे जो इसके साइज से बहुत ज्यादा है इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, काफी कम टाइम में, या फिर रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम, शॉर्ट में मत बोलो आप रीजनेबल बोल दो, ठीक है। सो रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे देन बॉडी विल बी कंसीडर्ड एज पॉइंट पार्टिकल, ठीक है। तो हम बॉडी को पॉइंट पार्टिकल मानेंगे। फॉर एग्जांपल एक बस होगी, एक ट्रेन होगी, वो दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक जा रही है, फिर कोई भी दो जंक्शन के बीच में जा रही है, दो स्टेशन के बीच में जा रही है। अब दो स्टेशन के बीच की जो दो जंक्शन के बीच की डिस्टेंस होगी वो काफी ज्यादा होगी ट्रेन की लंबाई के रेस्पेक्ट में, ट्रेन की चौड़ाई के, ट्रेन के साइज के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो जब जो एक मतलब रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो वो इतनी बड़ी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, तो क्या उसके साइज का कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो आप उसके साइज को क्या करोगे, नेग्लिजिबल मानोगे और उस ट्रेन को सिर्फ आप एक पॉइंट पार्टिकल मानोगे, ठीक है। और जब आप उस पॉइंट पार्टिकल मानोगे तो जो उसके जो ओरिएंटेशन होगा, जो उसका पाथ होगा, जो उसका अंदर सर्कुलर, उसके पार्टिकल सर्कुलर मोशन में भी हो सकते हैं, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी घूम सकता है। फॉर एग्जांपल आप एक रिक्शा ले रहे हो, तो वो रिक्शा क्या कर रहा है, एक शहर से दूसरे शहर तक जा रहा है, लगभग एक सिटी से दूसरे सिटी तक एक बस मान सकते हो। तो जो बस है वो कभी रोटेट भी होगी, बीच में काफी मोड़ भी आएंगे, तो आप उसके जो ओरिएंटेशन है और या फिर जो उसके अंदर ऑस्किलेशन होगी, वो वाइब्रेट भी हो रही होगी, उन सभी को इग्नोर कर आप सिर्फ इसको पढ़ोगे, ठीक है। तो हम उसको पॉइंट पार्टिकल मानोगे एंड अदर मोशन क्या होगी इसमें आप नेग्लिजिबल मानोगे, अदर मोशन पर आप फोकस नहीं करोगे। तो ये जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो ये किसी भी बॉडी के मोशन की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं देता है। ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कहाँ से मिलेगी, जब आप उसके सर्कुलर और ऑस्किलेटरी मोशन को भी पढ़ लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिर्फ फिलहाल इस चीज को पढ़ोगे और सर्कुलर और रोटेटरी मोशन ये बाद में आएगा। सर्कुलर मोशन क्या होगा, अगर एक पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है तो सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। और अगर बहुत सारे पार्टिकल, किसी भी बॉडी के अगर सारे पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहे हैं जिसका सेंटर एक ही है, तो वो रोटेटरी हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम एक ही क्लास में रखते हैं। अगर कोई भी एक पार्टिकल आगे पीछे मूव करता है, ये तो हो गया टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। और जब वो टू एंड फ्रो मूव करता है, अगर उसका एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है तो वो वाइब्रेटरी दूसरे टाइप का मोशन बन जाता है, तो इसको हम एक ही कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन जो ये आपका सर्कुलर मोशन है, इसमें क्या होता है, पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल। तो आप केवल अगर एक पार्टिकल को कंसीडर कर रहे हो तो ट्रांसलेटरी मोशन बन सकता है, आप उसको इसी में कर लोगे। बट जब बहुत सारे पार्टिकल एक साथ एक सिस्टम बनाकर चले गए, फिर हम उसको इसी क्लास में रखते हैं, इसलिए हमने सर्कुलर मोशन की अलग ही क्लास रखी है। पर ट्रांसलेटरी मोशन के एक स्पेशल केस आ जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या हो जाता है, जो पार्टिकल मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है। अगर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एक स्पेशल केस लिया है जो हम इस चैप्टर में रखेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चले, वो टेढ़ा मेढ़ा भी करके चल सकता है, ठीक है। या फिर इसे बोल रही है स्ट्रेट लाइन या फिर सर्कुलर मोशन का कॉम्बिनेशन भी आपका ट्रांसलेटरी मोशन आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये टाइप समझ में आ गए होंगे। अब अगर बात करते हैं हम इसको, हम जब किस तरीके से डील करेंगे मोशन को आने वाले चैप्टर्स के अंदर, ये क्लासिफाई किस तरीके से होता है। लेकिन उससे पहले हमने क्या करा था, इसके नेचर के बेस पर बताया था, तो अब हम बताएंगे डायमेंशन के बेस पर।
जो बिल्कुल आसान है, लेकिन ये हो सकता है आपने डायमेंशन वर्ड पहले भी सुना हो। जो एक पोजीशन, ये जो लोकेशन होता है कंसेप्ट, अगर आपको पोजीशन स्पेसिफाई करनी है किसी भी एक ऑब्जेक्ट के, किसी भी एक पार्टिकल की, तो उसके लिए एक सिस्टम होता है जिसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। उसको अभी हम पढ़ेंगे जब हम पोजीशन के बारे में आएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको मैं बता दूं, जो इसमें मोशन है वो भी तीन ही टाइप का होता है। एक तो होता है वन डायमेंशनल मोशन, एक होता है टू डायमेंशनल मोशन, और एक होता है आपका थ्री डायमेंशनल मोशन। तो सिंपल सी चीज है, अगर पार्टिकल का सिर्फ एक ही डायमेंशन चेंज हो रही है, ठीक है, ओनली वन डायमेंशन चेंज, डायमेंशन का मीनिंग आपको पता चल जाएगा। अगर पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन को इस तरीके से चेंज कर रहा है कि उसकी पोजीशन की सिर्फ एक ही डायमेंशन चेंज हो रही है, ठीक है, ओनली वन डायमेंशन चेंजेस यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, टू डायमेंशन चेंज होगी, और यहाँ पर क्या होगा, तीन डायमेंशन चेंज होगी। अब देखो ये आपको आएगा समझ में एग्जांपल से सिंपली। तो देखो वन डायमेंशन का मतलब ये है कि जो पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो पार्टिकल इस केस में क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो अगर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो बाकी डायमेंशन को तो हम चेंज मानने के नहीं, हम ये बोलेंगे सिर्फ एक ही डायमेंशन चेंज हो रही है। तो अगर पार्टिकल एक डायमेंशन में मूव करता है उसे हम वन डी मोशन बोल सकते हैं, ठीक है। और एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने का जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल देते हैं, ऑलराइट। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो आप इसका ट्रेन का, क्योंकि ट्रेन क्या चलती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है। एटलीस्ट दो स्टेशन के बीच में तो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, बीच में कभी कहीं कहीं पर पटरी में मोड़ हो सकते हैं, बट हम मान सकते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है। सो मोशन ऑफ ट्रेन और बस ऑन स्ट्रेट पाथ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ। लेकिन जो दो डायमेंशन है उसमें क्या होता है, पार्टिकल एक प्लेन के अंदर मूव करता है, प्लेन के अंदर दाएं बाएं इधर उधर चलता है, ठीक है। सो पार्टिकल एक प्लेन के ऊपर मूव करता है, जैसे बोर्ड होगा, कभी इधर को कभी इधर को कभी इधर को कभी इधर को। जैसे चींटी होती है वो फर्श पर क्या होती है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, वो ऊंचाई में नहीं वैसे दीवारों पर चलती है, मैं सिर्फ फर्श की बात कर रहा हूँ, तो फर्श पे इधर उधर चलती है। तो जो पार्टिकल है वो किस में मूव करता है, यहाँ पर प्लेन में मूव करता है, एक मूव्स इन ए प्लेन, ठीक है। और इसमें आप एग्जांपल ले लो, जो आंट और कोई भी अदर मतलब ले सकते हो, मूव्स ऑन फ्लोर, ठीक है, जो फ्लोर पर चींटियां चलती है, इसका एक एग्जांपल। और 3D का एग्जांपल क्या होगा, पार्टिकल क्या करता है, स्पेस में सभी तरफ मूव करता है, ठीक है, थ्री डायमेंशनल स्पेस में। इसका एग्जांपल है मंकीज ऑन ट्री, जो बंदर होते हैं पेड़ों पर कभी आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह चलते हैं, तो इसका ही एग्जांपल है थ्री डायमेंशनल मोशन का। तो आई होप आपको ये अब थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब एक टर्मिनोलॉजी है आपके सामने जो आएगी, जिसका नाम है मैकेनिक्स। अब जो मैकेनिक्स ये वर्ड है, ये वर्ड आया है मशीन से। एक एक्चुअल में ग्रीक वर्ड था, मैकेन, जिसको हम बोलते हैं मशीन, ठीक है। अब ये मशीन से क्या निकल कर आया, मैकेनिक्स निकल कर आया। तो फिजिसिस्ट को क्या हुआ, रियलाइज हुआ काफी हद तक जाने के बाद कि अगर आपको मशीन को समझना है तो मशीन का एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जो सेंट्रल एस्पेक्ट होता है, वो मोशन होता है। अगर आपने मोशन को समझ लिया तो आप मशीन की, किसी मशीन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज, उसकी बहुत सारी बातों को समझ सकते हो, ठीक है। सो जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी एक मशीन का, वो क्या है, मोशन होता है। सो मोशन इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ए मशीन, ठीक है।
अब इसलिए देयरफॉर मैकेनिक्स को हमने क्या बोल दिया, स्टडी ऑफ मोशन बोल दिया। फिजिसिस्ट को ऐसा ऐसा रियलाइज हुआ था। सो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद मोशन। ठीक है, तो मैकेनिक्स क्या है, फिजिक्स की ब्रांच है जो मोशन से डील करती है। अब मोशन के हमने टाइप देख लिए थे, लेकिन जो ये मैकेनिक्स है ये काफी बड़ा सब्जेक्ट होगा, क्योंकि पहले तो हम इजी चीजों को समझते हैं, फिर हम क्या करते हैं, मुश्किल चीजों को समझते हैं। तो मैकेनिक्स को समझने के लिए फिजिसिस्ट ने इस ब्रांच को, फिजिक्स के इस ब्रांच को 3 पार्ट में डिवाइड करा है। ठीक है, सो मैकेनिक्स को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो था आपका स्टैटिक्स, जो आपको नहीं पढ़ना, जो आपके सिलेबस में नहीं है। अगर बाद में चलकर अगर आप कभी इंजीनियरिंग में जाओगे, हो सकता है तो आपके मुलाकात स्टैटिक्स हो, नॉट इन सिलेबस। इसका भी आपके पास, इससे आपका अभी कोई रिलेशन नहीं है, बट बता देते हैं इसमें क्या करता है। कोई भी बॉडी जो बिल्कुल इक्विलिब्रियम पर होती है, तो उसके ऊपर हम मोशन के क्या कोज है, मोशन के क्या कारण है, उसको देखते हैं। तो फिलहाल हम इस पार्ट को इग्नोर ही कर दे तो बेटर है। फिलहाल जो हमें पढ़ना है हमारे इस चैप्टर के अंदर, वो पढ़ना है हमें काइनेमेटिक्स, जो आपका चैप्टर नंबर 3 एंड 4 है, वो काइनेमेटिक्स के अंडर लगता है। आप 3 और 4 को पढ़ लोगे तो आपको काइनेमेटिक्स आ जाएगी, वो काइनेमेटिक्स में ही आता है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, डायनेमिक्स स्टार्ट हो जाता है उसके बाद के चैप्टर में। उसके बाद जितने भी चैप्टर होते हैं वे, उसमें मेजोरिटी में डायनेमिक्स होता है। हो सकता है एक आध एस्पेक्ट आपको काइनेमेटिक्स का मिल जाए बीच बीच में, ड्यू टू द सर्कुलर मोशन। तो काइनेमेटिक्स के अंदर आप क्या करोगे, मोशन को डिस्क्राइब करोगे। आपका मकसद क्या है मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, कि आप कहाँ पर हो, आपकी वो जो आप जिस चीज को भी आप मतलब स्टडी कर रहे हो, जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, अरे वो जा कहाँ रही है, कितनी तेजी से जा रही है, कहाँ जाएगी, इन सभी सवालों के जवाब देने हैं आपको। दैट मीन्स आपको मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देनी है किसकी, मोशन की। तो ये क्या होगी, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन होगी मोशन की। सो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। ठीक है, हाँ ग्राफिकल भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये मैथमेटिक्स में ले लेते हैं। तो जो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन होगी मोशन की, लेकिन यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर आप मोशन के चेंज का कारण नहीं जानोगे, मोशन का कारण नहीं जानोगे। आप ये सवाल करोगे ही नहीं कि ये बॉडी मूव क्यों कर रही है। अगर मेरे पास ये कोई भी एक बॉडी है, मैंने ये ऊपर से छोड़ दिए, तो ये नीचे गिरी है, ये नीचे क्यों गिरी है, मैं इस पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगा। हाँ, लेकिन मैं डिस्क्राइब करूंगा कि कितनी देर में नीचे फ्लोर पे गिर जाएगी, और भी बहुत सारे सवाल। ठीक है, उन सभी को देखूंगा, लेकिन मैं इस चीज को नहीं देखूंगा, मैं इस चीज को कंसीडर नहीं करूंगा कि इसका कारण क्या है। सो विदाउट कंसीडरिंग कॉज ऑफ मोशन, या फिर आप मोशन बोल रहे हैं, फिर मोशन में चेंज का कारण पूछ लो। वैसे एक बात बताऊं आपको, मोशन का कोई भी कारण नहीं होता, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमिना है। ये है बस, एग्जिस्ट करती है, क्योंकि एक जो साइंस है वो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होता है। तो मोशन का कोई कारण नहीं है, लेकिन जो मोशन में जो चेंज होता है, ठीक है ना, ये बॉडी रेस्ट पर थी, ये रेस्ट से मोशन में आई है, या फिर जो बॉडी है वो मोशन से रेस्ट में आई है। ठीक है, बस चल रही है, कार चल रही है, आपने ब्रेक लगाया, कार रुक गई है। ठीक है, तो जो मोशन में जो चेंज हो रहा है, उसका जो कारण है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मोशन का कोई कारण नहीं होता, लेकिन मोशन में चेंज का कारण होता है, जिसको हम फोर्स बोलते हैं। तो डायनेमिक्स के अंदर हम क्या करेंगे, हम मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन करेंगे मोशन को, है ना, हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे मोशन को, कंसीडरिंग। यहां पर हम क्या करेंगे, कंसीडर रखेंगे, इसको हम साथ में रखेंगे, कॉज ऑफ मोशन और कॉज ऑफ चेंज इन मोशन। मेरी राइटिंग थोड़ी सुंदर है, आपको थोड़ी आदत पड़ जाएगी कुछ दिनों में। तो हमें मोशन को डिस्क्राइब करना है, मोशन के कारण को जानकर कंसीडर कर कि मोशन में जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वो कितनी तेजी से हो रहा है।
आपको ये चीज रखनी है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें ये करना था, ये सब कुछ था इंट्रोडक्शन में। अब हम इस चैप्टर की बात करेंगे। हमें मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या चीजें चाहिए। अगर मैं बात करूं तो सिर्फ हमें 4 कंसेप्ट की जरूरत है, फंडामेंटल कंसेप्ट। अगर आपको चार कैटेगरी के, एक्चुअली 4 कंसेप्ट नहीं, 4 कैटेगरी में आते हैं, अगर आपको उनकी जानकारी है, अगर आप उनसे डील कर सकते हो, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को जो मोशन से जुड़ी हुई है, काइनेमेटिक्स से जुड़ी हुई है, उसे आप स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है, उसे आप बता सकते हो। बट हाँ, इसमें कुछ मैथमेटिकल टूल की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम जितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको उतना ही मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जो मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, मैं अभी वे टूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फिजिक्स के कंसेप्ट है, अगर आपको 4 कंसेप्ट आते हैं, फिर आपको क्या है, फिर उसके बाद आपको सिर्फ अपने मैथमेटिक्स पर ही काम करना है, जो मैथमेटिकल टूल है उसको अप्लाई करना सीखना है, और जो अच्छा है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। वैसे मैंने बोर्ड के लिए एक अलग प्लेलिस्ट होगी, और इस ऑर्डर में हम, मतलब इस ऑर्डर में हम इसको फॉलो करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी को, कि जो आपके बोर्ड एग्जाम्स हो गए या फिर जो आपकी स्कूल एग्जाम होगी, उसके लिए एक प्लेलिस्ट होगी। लेकिन जो आपके नीट और जेई के लिए होता है, और भी कंटेंट की जरूरत होती है, ये इतना मटेरियल एनफ नहीं होता। तो एज एन एक्सटेंशन, ठीक है ना, एज एन एडिशनल मटेरियल, एडिशनल वीडियोज, एडिशनल टॉपिक, वे मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट होगी। देखो, जो चीज है, सेम चीज है, उसको मैं चाहे इस बोर्ड के लिए पढ़ाऊं, चाहे जेई के लिए पढ़ाऊं, मटेरियल तो नहीं बदलेगा, मटेरियल तो सेम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा यहाँ पर, चीजें चीजें तो सेम है, बस पैकेट अलग होगा। तो जाहिर सी बात है, जब हम इसको डील कर रहे हैं, जब हम स्कूल एग्जाम के लिए डील कर रहे हैं, तो जो इस चीज को हम दोबारा ना कर कर, जो एक्स्ट्रा मटेरियल की हमें जरूरत है, उसकी जो वीडियोज है वो मैं अपलोड कर दूंगा। और इनफैक्ट दोनों के लिए, जिसको सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ना है, अपने स्कूल एग्जाम के लिए पढ़ना है, वो सिर्फ इतना ही पढ़ लेगा, और जिसको बाकी और प्रॉब्लम भी करनी है, वो उस प्लेलिस्ट में जाएगा दूसरे वाले में, और उसमें देखेगा। फिलहाल हम 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। तो चलो एक एक बार देख लेते हैं, जो हमारा यहाँ पे इस चैप्टर में हमारा गोल क्या है। ये सब कुछ तो था इंट्रोडक्शन। अगर मोशन को डिस्क्राइब करने का अगर हम गोल की बात करें, तो पहली तो बात यह है, वेयर द थिंग्स आर, ठीक है ना, चीजें है कहां पर, एंड वेयर दे आर गोइंग टू बी। इनको जाना कहां पर है, ये कितनी तेजी से जाएगा, ठीक है। सो व्हाट वी नीड, हमें किस चीज की जरूरत है, हमें जरूरत है, एक तो जो पहला कंसेप्ट है वो है पोजीशन की, ठीक है ना, कि हम किसी भी एक बॉडी है उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई कर सके। इसमें कुछ मैथमेटिकल टूल की भी जरूरत पड़ेगी। एक है हमें डिस्प्लेसमेंट की जरूरत। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी बॉडी का आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। एक है आपको डिस्टेंस, ये एक ही क्लास में आते हैं, एक ही ग्रुप में रखा है मैंने। अगर आपको ये तीनों कंसेप्ट पता है तो आपको पता चल जाएगा वेयर द थिंग्स आर, ठीक है। तो ये काम तो खत्म हो गया। दूसरा जो है वो है वेलोसिटी और स्पीड। अगर आपको वेलोसिटी या स्पीड के बारे में पता है, तो आप सिंपली ये बता पाओगे वेयर दे आर गोइंग टू बी, ठीक है, इन दोनों से ही। अब ये कहोगे काम खत्म, और क्या हमें जरूरत है? नहीं, अभी हमें जरूरत है, मैंने एक चीज बताई थी, एक्सेलरेशन। ये बताई नहीं थी मैंने, एक उसका भी आएगा। हमें एक्सेलरेशन की जरूरत और है। ये एक्सेलरेशन क्या होता है? ये होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। देखो, अगर आप मौसम के कारण को इग्नोर कर लोगे, मौसम का कॉज क्या है, तो जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट की तो जरूरत पड़ेगी। ये कंसेप्ट आपको अलाउ करता है कि आप मौसम के कारण को जानो ही मत, अब सीधा इसको क्या करो, देखो। तो आपको वेलोसिटी पता है, जो वेलोसिटी है वो तो टाइम के साथ चेंज होती है। अगर आपको वेलोसिटी का चेंज देखना है, जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, जो उसका रेट होगा चेंज होने का, उसमें क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। तो इसे अगर आप इंक्लूड करोगे तो आप मौसम को डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है, इसको नहीं छोड़ना। एंड जो फोर्थ है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
मैंने जैसे शुरू में ही बताया था कि आपको बताना पड़ेगा कि किसके रेस्पेक्ट में आप मौसम को ऑब्जर्व कर रहे हो, और ये जरूरत रियलाइज की थी गैलीलियो ने। ठीक है। सो अगर आपको ये सब चीजें आप इनको फिगर आउट कर सको तो आप इन सभी चीजों को समझ सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन कंसेप्ट को समझेंगे वन बाय वन कर कर, और आपके जो चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके एग्जाम के लिए वो स्टार्ट हो जाएगा। ये सब कुछ था इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो अब आपको, मुझे लगता है कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस हो गया होगा कि हम इसमें क्या करने वाले हैं, मौसम क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है। ये सब चीजें काफी जरूरी थी जो आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ी होगी। ठीक है। अब आपको एक कॉन्फिडेंस मिला होगा इस चैप्टर को समझने के लिए, क्योंकि अगर आप शुरुआत में एनसीईआरटी ओपन करके देखी होगी तो वो आपको थोड़ी मुश्किल लगी हो सकती है। तो इससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी कंसेप्ट को समझने के लिए। अगर हमने ये चार चीजें समझ ली है तो हम इसको और अच्छे से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से स्टार्ट करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले पढ़ेंगे, फिर ये कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर ये। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो इस चैप्टर में तो आप कमेंट करिए, इसमें आपका कुछ नहीं जाता है। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, क्योंकि इसमें आपका जाते ही क्या है, आपको, आपके लिए मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, अगर मैं कंटेंट बना रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, तो आप थोड़ा तो शेयर कर सकते हो। यू कैन सपोर्ट द चैनल।